Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter that is gaseous exchange. और इस चैप्टर में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन. ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं. ओके जी, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अ मैन इंक्लूड्स नोस्ट्रल्स, nasal passage, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, and lungs. These are the 9 organs of the respiratory system. पहले हमारे पास nostrils आते हैं. These are the nostrils. We have the external nostrils and the internal nostrils. अच्छा जी, here we have the external nostrils जहाँ से हमारी एयर बॉडी के हमारे नोज के अंदर एंटर होती है. Then we have the internal nostrils. The passage between the external and the internal nostrils is called nasal cavity or the nasal passage. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है pharynx. What is a pharynx? The same compartment, the common area for the food and the gas. वो कॉमन एरिया जहाँ से फूड भी पास आउट होता है और हमारे पास हमारी एयर भी पास आउट होती है, उसको हम फेरिंग्स कहते हैं. हियर इज अ फेरिंग्स. ठीक है, यहाँ से एयर एंटर हो रही है और यहाँ से फूड एंटर होता है. आफ्टर द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स क्या हो गया हमारे पास? फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर द एंट्री ऑफ द फूड एंड द गैस. Then we have the larynx. Larynx is the upper portion of the trachea. This is the trachea, which is also called the windpipe. ठीक है, ट्रैकिया का अपर पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है? लैरिंग्स कहलाता है. ठीक है, जिसपे ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस मौजूद होती है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस फंक्शन एज द गेटवे. ठीक है, जब हम फूड जो है वो इनटेक करते हैं तो फूड के इनटेक की वजह से जो एपिग्लॉटिस है वो हमारे ट्रैकिया को बंद कर देती है ताकि फूड हमारे विंड पाइप में एंटर ना हो. ठीक है, और द ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन मतलब ब्रीथिंग के वक्त हमारी जो एपिग्लॉटिस है वो खुल जाती है ताकि एयर हमारे पास इजीली एंटर हो सके इन द ट्रैकिया. देन वी हैव द ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल. व्हाट इज द ब्रोंकाई? द डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया. ये ट्रैकिया यहाँ पे आके डिवाइड हो जाती है इनटू द टू ब्रोंकाई जो कि दोनों लंग्स में एंटर होती है. दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई. देन द ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकियोस which enters into the alveoli and the lungs. Okay, what is the respiratory system? The respiratory system is an oxygen delivery system. It provides the oxygen to the human body. The respiratory system is a set of organs that allow a person to breathe and exchange oxygen and carbon dioxide throughout the body. होता क्या है कि जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज आउट हो जाती है, उस ब्लड में जो कि हमारे लंग्स में आ रहा है, और जो ब्लड हमारे पास लंग्स में आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है जो कि बाहर डिफ्यूज आउट हो जाती है. ठीक है, द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स इन द इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी and the environment and including the nasal passage, larynx, trachea, bronchial tubes and the lungs. तो ये एक तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों से एक्सचेंज करवा सके. वो सारे ऑर्गन्स जिसका नाम मैंने आपको बताया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एल्विलाई एंड द लंग्स. द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस: exchange air between the body and the outside environment known as the external respiration, bringing the oxygen to the cells and removing carbon dioxide from them referred to as the internal respiration. द रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास दो तरह की रेस्पिरेशन होती हैं. एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन. जो ब्रीथ हम कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और फिर वो ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद हमारे ब्लड में डिफ्यूज इन हो जाती है, और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई हुई है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर एक्सहेल कर सकें. दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें मेरे लंग्स इन्वॉल्व हैं. व्हाट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन? जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज हुई है वो मेरे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे टिश्यूज के पास जाएगा, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा. ऑक्सीजन सप्लाई क्यों करेगा? एज आई टोल्ड यू इन द टुडेज लेक्चर कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है टू द सेल्स ताकि सेल के अंदर जो मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें और एटीपी की प्रोडक्शन करवा सकें. इसलिए मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि बाय यूजिंग द ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन करेंगे और एटीपी की प्रोडक्शन करेंगे. तो ये जो रेस्पिरेशन हो रही है इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, अब जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज करते हैं और एटीपी बनाते हैं तो उस दौरान वो मेटाबॉलिज्म के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. वही कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल रिलीज कर रहे हैं वो वापस ब्लड के अंदर एंटर होती है, डिफ्यूज आउट होती है फ्रॉम द सेल, ब्लड के अंदर एंटर होगी,
और फिर उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से घूम के मेरे लंग्स के पास आएगी। मेरे लंग्स के पास आने के बाद वहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाएगी इनटू द लंग्स, और मेरे लंग्स से फिर वो बाहर एक्सहेल हो जाएगी। और फिर जो मैं इनहेल करके ऑक्सीजन इनटेक करूँगा, इनहेल करूँगा, वो ऑक्सीजन उसी वक्त उस ब्लड के अंदर इनहेल होगी, डिफ्यूज इन होगी, और वापस से वो सेल्स को सप्लाई होगी। सो दिस इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। External respiration, air from the outside environment enters the nose or the mouth during the inspiration. Inspiration means inhalation. Air को अंदर की तरफ inhale करना. Composed of the nose, nasal cavity, paranasal sinuses, pharynx, throat and larynx. All parts of the conducting portion of the respiratory system. What is the conducting portion? दो portions होते हैं हमारे पास respiration में, एक होता है conducting portion और एक होता है respiratory portion. The portion of nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchi. These are the conducting portions जहाँ से एयर ट्रेवल करके आ रही है और वहाँ पे गैसवस एक्सचेंज नहीं हो रही. This is the conducting portion. What is the respiratory portion? जहाँ पे गैसवस एक्सचेंज हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जा रही है और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ रहा है. तो वो कौन से एरिया होते हैं जो रेस्पिरेटरी जोन कहलाते हैं? वो हमारे पास होते हैं ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलाई एंड द एल्व्यूलर डक्ट्स. नोज. तो फर्स्ट पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का है. हम एक एक करके जो है एक एक करके हम सारे ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है नोज, कंटेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स. दिस इज अ नोज जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यहाँ पर हैं, ये एक पैसेज कवर करेगा और फिर यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आ जाएंगे. तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बीच का जो एरिया होगा उसको हम नेजल पैसेज कहेंगे. Nose contain the cilia which is responsible for the filtering out the foreign bodies. Nose के अंदर हमारे पास cilia होते हैं. What is a cilia? A thread like structure, a hair like structure. ठीक है, hairs are present in the nose which prevent the foreign particles and filtering out them. वो उनको फिल्टर आउट करती है, उनको एंटर होने से रोकती है हमारे गैसवस एक्सचेंज के वक्त और हमारे एंट्री ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो जब हमारे पास कोई एयर एंटर होती है इनटू द लंग्स फ्रॉम द नोज, तो नोज क्या करती है, जो एयर में मौजूद पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या जर्म्स वगैरह होते हैं, उनको प्रिवेंट करती है एंटर होने से और उनको वहीं रोक देती है. ओके. Internal ears means internal nostrils. External ears means external nostrils. What is nasal conchia? A nasal conchia is the area between the external and internal nostrils, which is also called nasal passage. Provides an airway for the respiration. Moisten and warms the entering air. Filter and cleans the inspired air. Resonating chambers for speech. Detect odor in the air stream. Nose क्या करती है? Moisten and warms the entering air. जो एंटर हमारे नोज के जरिए एंटर हो रही है इन आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये उसको मॉइस्ट करती है, ह्यूमिडिफाइड करती है, मीन्स उसमें वाटर ऐड करती है और उसको वार्म करती है, गर्म करती है. फिल्टर्स एंड क्लीन इंस्पायर्ड एयर. जो एयर हम इंस्पायर्ड कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसको फिल्टर करती है, उसको क्लीन करती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग चैम्बर्स फॉर स्पीच, और हमें स्पीच में हेल्प करती है, स्पीकिंग में हेल्प करती है. अगर हम अपनी नाक बंद करके बोलेंगे तो हमारी स्पीच की वॉइस चेंज हो जाएगी. ठीक है, वजह उसकी यही होती है कि जो एयर होती है वो हमें हेल्प करती है इन द स्पीच. डिटेक्ट्स ऑर्डर इन द एयर स्ट्रीम, और ऑर्डर्स स्मेल्स वगैरह को भी डिटेक्ट करती है. Then we have the pharynx. Pharynx is the common space used by both the respiratory and digestive system. Pharynx जो है वो common passage भी होता है. Here is a pharynx जो कि common passage भी है. माउथ से फूड एंटर होगा और नोज से एयर एंटर होगी, तो वो कॉमन पैसेज में जाएगी pharynx में. Commonly called the throat, इसको हम थ्रोट भी कहते हैं, जिसको हम हलक कहते हैं. टू ओपनिंग्स, वन फॉर द ट्रैकिया एंड वन फॉर द एसोफेगस. यहाँ पे दो ओपनिंग होती हैं, एक ट्रैकिया के लिए ताकि एयर एंटर हो सके और एक इसोफेगस के लिए ताकि फूड एंटर हो सके. Walls are lined by the mucosa and contain skeletal muscles that are primarily used for swallowing. जो फेरिंग्स की वॉल्स होती हैं, मतलब जो फेरिंग्स के एरिया में जो वॉल्स हैं उसके पास म्यूकोसा होता है. व्हाट इज म्यूकोसा? अ म्यूकस, अ स्लाइमी फ्लूइड, नॉर्मली जिसको हम बलगम भी कहते हैं. दैट इज अ म्यूकोसा, अ स्लाइमी फ्लूइड, जो कि लाइन करता है हमारे फेरिंग्स को. उसका काम ये होता है कि वो उस एरिया को वेट रखता है और अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स इन केस एंटर हो जाते हैं फ्रॉम आवर नोज और द माउथ, तो वो उसको पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, अपने पास स्टिक आउट कर लेता है. दैट्स वाई वी हैव द कफ रिफ्लेक्स. कभी कभी ऐसा होता है पॉल्यूटेड एयर में अगर हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं या किसी डस्ट पार्टिकल वाले एरिया में अगर हम सांस ले रहे होते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज और माउथ के जरिए एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिक हो जाते हैं इन दिस म्यूकोसा. ठीक है, म्यूकोसा लाइनिंग में.
तो उसी वजह से हमारे पास जैसे वो स्टिक होते हैं हमें एकदम से कफ रिफ्लेक्स आता है और हमें एकदम से खांसी हो जाती है। इसके अलावा दे कंटेन द स्केलेटल मसल्स व्हिच आर प्राइमरली यूज्ड फॉर द स्वेलिंग। फेरिंग्स ऑल्सो कंटेन द स्केलेटल मसल्स, कुछ मसल्स भी वहाँ मौजूद होते हैं जो कि स्वेलिंग में हेल्प करते हैं, मीन्स खाने को नीचे उतारने में हेल्प करते हैं। फ्लेक्सिबल लेटरल वॉल्स आर डिस्टेंसिबल इन ऑर्डर टू फोर्स द swallowed फूड इनटू द एसोफेगस। द फेरिंग्स इज फ्लेक्सिबल, कि फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है ताकि फूड इजिली स्वेलो हो सके फ्रॉम द इसोफेगस। थ्री सेक्शन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के थ्री सेक्शन होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। दिस इज द नेसोफेरिंग्स, ठीक है, वो एरिया जो कि मेरे पैलेट से ऊपर है। व्हाट इज अ पैलेट? वो एरिया जो कि मेरे नोज के एरिया को, नेजल पैसेज को और मेरे माउथ के एरिया को सेपरेट करता है, दिस इज कॉल्ड पैलेट। तो जो पैलेट के ऊपर मौजूद है एरिया, दिस इज अ नेजोफेरिंग्स। जो एरिया यहाँ मौजूद है जहाँ से फूड एंटर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। एंड द एरिया विच इज डीप टू दीज एरियाज आर कॉल्ड लेरिंजोफेरिंग्स, जो कि लेरिंग्स के पास है। लैरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स के बाद वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं, इसलिए जो लैरिंग्स के पास एरिया होगा फेरिंग्स का उसको हम लेरिंजोफेरिंग्स कहेंगे। ओके, व्हाट इज लैरिंग्स? आफ्टर द नोज फेरिंग्स, द थर्ड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स। जो हमारी रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है, वो हमारी लैरिंग से प्रोड्यूस होती है। एपिग्लॉटिस इज अटैच एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया विच क्लोजेस द ग्लॉटिस व्हाइल ओपनिंग द फूड। दिस इज द एपिग्लॉटिस, okay, which closes the trachea. This is the larynx. This full structure is larynx. This is the trachea and this is the epiglottis. तो ये epiglottis क्या करती है? हमारे ट्रैकिया को बंद करती है जिस टाइम हम फूड को स्वेलो कर रहे होते हैं, ताकि फूड पार्टिकल्स या फूड सब्सटेंसेस हमारे एयरवेज में एंटर ना हो सकें। कंडक्ट द एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लैरिंग्स जो है वो हमारे पास एयर को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द फेरिंग्स टू ट्रैकिया। प्रोड्यूसेस साउंड, इट प्रोड्यूसेस साउंड, जो हम बोलते हैं, हम स्पीच करते हैं, हमारा जो साउंड निकलता है वो लैरिंग्स से निकलता है। सपोर्टेड बाय द फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस दैट आर हेल्ड इन प्लेस बाय द लिगामेंट्स एंड मसल्स। लैरिंग्स के पास 9 पेयर्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। व्हाट इज अ कार्टिलेज? अ फ्लेक्सिबल मटेरियल। ये जो आपका ईयर लूप बना हुआ है, जो आपकी नोज बनी हुई है, कार्टिलेज से बनी हुई है। तो कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल मटेरियल विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, हियर इज अ कार्टिलेज। एक कार्टिलेज ये है, एक कार्टिलेज ये है, इसके पीछे कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। तो इन कार्टिलेज के आपको अभी नाम याद नहीं रखने हैं। वे हैव द थायराइड कार्टिलेज, कोराकोइड कार्टिलेज, क्रेटिनोइड कार्टिलेज, अरेटिनोइड कार्टिलेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, अबाउट 9 कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स। अच्छा जी, देन वी हैव ट्रैकिया, a flexible tube also called the windpipe, 10 to 12 centimeter long and 2.5 centimeter diameter. ट्रैकिया जो है वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। वाई? क्योंकि इसमें से विंड एंटर होती है इनटू द लंग्स। ट्रैकिया की जो लेंथ होती है वो 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो इसका डायमीटर होता है, दिस इज अ डायमीटर, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। Cartilageous rings reinforce and provides rigidity to the tracheal wall to ensure that the trachea remains open all the time. Cartilages are present. Rings like cartilage, you can see here, rings like cartilages are present, which prevent the trachea from collapsing because trachea is a made up of smooth muscles, ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो इसीलिए इसके ऊपर रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, जो कि उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं, मीन्स उसको पिचकने से बचाते हैं, उसको दबने से बचाते हैं। तो इन केस अगर आपका कोई गला दबा देता है या कोई गला पकड़ लेता है तो आपका ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता, बिकॉज यू हैव दीज कार्टिलेजेस। यू कैन ऑल्सो फील दीज रिंग्स कार्टिलेज इन योर नेक। अब अपने नेक पे अगर इसको फील करें तो आपको कार्टिलेजेस रिंग्स महसूस होंगे। Or at the level of sternal angle, the trachea bifurcates into the two smaller tubes called the right and the left bronchi. Okay, the trachea descends down and divides into two bronchi. One goes into the left lung and one goes into the right lung. What is the sternal angle? We have the sternum bone in the front of the बॉडी, थॉरेक्स, थॉरेक्स से आगे जो हमारे पास एक बोन होती है जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, स्टर्नम भी कहते हैं, उस लेवल पर ये ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू द ब्रोंकाई। एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई राइट लंग में चली जाती है, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में चली जाती है। ईच प्राइमरी ब्रोंकस प्रोजेक्ट्स लैटरली टुवर्ड्स द ईच लंग। हर एक जो ब्रोंकाई प्रोड्यूस हुआ है, डिवाइड हुआ है फ्रॉम द ट्रैकिया, वो दोनों लंग्स में एंटर हो जाता है। Okay, what is a bronchi? Bronchi is a division of trachea. Each bronchus, primary bronchi, enters in the lungs. This is the larynx. Then we have trachea.
ट्रैकिया के ऊपर ये सी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स आपको नजर आ रहे होंगे. देन द डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया मेक्स टू प्राइमरी ब्रोंकाई. दो प्राइमरी ब्रोंकाई बनाते हैं जो कि लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं. फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोस. आफ्टर द एंटरिंग ऑफ द ब्रोंकाई इनटू द लंग्स, ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं फर्दर, और जो डिवीजन होती है उनकी हम उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स. Then convert into the terminal bronchioles which opens in the thin walled sac like structure called alveoli. ओके होता क्या है कि ट्रैकिया हमारे पास आया, वो बाइफरकेट हुआ, मींस डिवाइड हुआ इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई. दो ब्रोंकाई में, एक राइट ब्रोंकाई एक लेफ्ट ब्रोंकाई. लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर हो जाएगा ए राइट लंग में, लेफ्ट ब्रोंकाई एंटर हो जाएगा लेफ्ट लंग में. एंटर होने के बाद ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होंगे जिसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स, मींस सेकेंडरी ब्रोंकाई. दीज आर द सेकेंडरी ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइड हुए हैं. अभी डिवाइड होने के बाद एल्वुलाई के अंदर एंटर होंगे. These secondary bronchus means bronchioles enters into the alveoli. जब वो alveoli के अंदर एंटर होंगे तो उनको हम कहेंगे tertiary या terminal bronchi, which opens in the thin walled sac like structure called alveoli, जो कि alveoli के अंदर ओपन हो जाएंगे. What is the alveoli? अभी नेक्स्ट में पढ़ते हैं. alveoli are the small sacs like structure, बोरी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें गैसोस एक्सचेंज होती है. अच्छा जी. Lungs. Each lung has a conical shape. Its wide concave base rests upon the muscular diaphragm. हर एक लंग का जो शेप होता है वो कॉनिकल होता है. कॉनिकल मीन्स एक साइड से नैरो और एक साइड से बहुत फैला हुआ. ठीक है, लाइक दिस. दीज आर द लंग्स. एक साइड से नैरो हैं और एक साइड से बहुत फैले हुए हैं. मतलब एक साइड पे पॉइंटेड एरिया है, एक साइड पे पॉइंटेड एरिया नहीं है, इसलिए इसको हम कॉनिकल शेप कहते हैं. दे रेस्ट ऑन द डायफ्राम. व्हाट इज अ डायफ्राम? डायफ्राम इज अ मसल. दिस इज अ डायफ्राम. ठीक है, जो कि हमारे पास सेपरेट करती है थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी. हमारी बॉडी में दो तरह की कैविटीज होती हैं. एक होती है थोरेसिक कैविटी जहाँ पे हमारे पास लंग्स होते हैं, हार्ट होता है, ट्रैकिया वगैरह होता है, और दूसरी चीज़ें होती हैं जहाँ पे रिब्स मौजूद होते हैं. दीज आर द रिब्स. और फिर और इस एरिया से जो नीचे वाला एरिया होता है जहाँ पे स्टमक होगा, यहाँ लिवर होगा, यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन होगा, यहाँ पे ईसोफेगस भी कंटिन्यू हो रहा होगा, उस एरिया को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी. तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन करता है? एक मसल सेपरेट करता है जो एक वॉल बनाता है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, विच इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर. उसका स्ट्रक्चर होता है डोम जैसा, मीन्स अ टाइप ऑफ गुम्बद. ठीक है, जिस तरह मस्जिद की गुम्बद होती है इस तरह उसका शेप होता है डोम शेप डायफ्राम का स्ट्रक्चर. तो लंग्स जो है वो रेस्ट करते हैं ओवर द डायफ्राम. डायफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं. बोथ लंग्स आर बॉर्डर्ड बाय द थोरेसिक वॉल एंटीरियरली, laterally and posteriorly and supported by the rib cage. दोनों जो lungs होते हैं हमारे पास वो protected होते हैं inside the rib cage thoracic wall. जो ribs हमारे पास होती हैं, here are the ribs. जो ribs हैं, this forms the rib cage और thoracic wall जिसके अंदर हमारे lungs protected होते हैं. Each lung is covered by two layer membrane called pleural membrane. हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं सबके बाहर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है. ठीक है, तो हर जो मेम्ब्रेन होती है उसके अलग अलग नाम होते हैं. लाइक इन द हार्ट की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. किडनी की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन. जो लंग्स की चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. इसी तरह से जो ब्रेन के चारों तरफ हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं मेनिंजेस. तो लाइक वाइज दिस लंग्स हैव द डबल लेयर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. Relatively broad rounded surface is contact with the thoracic wall is called the costal surface of the lungs. जो राउंडेड बॉर्डर होता है लंग्स का उसको हम कहते हैं कॉस्टल सरफेस. ये जो लंग्स का राउंडेड बॉर्डर है दिस इज द कॉस्टल सरफेस, जो बाहर वाला एरिया है. ठीक है, और जो नीचे वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस. दिस द राउंडेड एरिया ऑफ द लंग्स, ये वाला और ये वाला, दिस इज कॉल्ड कॉस्टल सरफेस. और जो नीचे वाला एरिया है जो डायफ्राम के साथ कनेक्टेड है, डायफ्राम के ऊपर जो रेस्ट कर रहा है लंग्स का एरिया उसको हम कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेसेस. lungs divided left lung and right lung. We have two lungs in the left side and the right side. Left lung divided into two lobes by the oblique fissure, smaller than the right lung. Cardiac notch accommodates the heart. जो हमारे पास लेफ्ट लंग होता है लाइक दिस वन इज अ लेफ्ट लंग. इसमें हमारे पास दो लोब्स होते हैं, एक ऊपर वाला लोब और एक नीचे वाला लोब. ठीक है, यू कैन सी दिस लाइन. ठीक है, ये वाली लाइन हमारे पास सेपरेट करती है लंग्स को इनटू द अपर लोब एंड द लोअर लोब. ठीक है, दो लोब्स होते हैं मतलब दो सेगमेंट्स होते हैं लंग्स के.
स्मॉलर देन द राइट लंग, ये राइट लंग से थोड़ा सा स्मॉल होता है, राइट वाला लंग थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला लंग थोड़ा छोटा होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इस वाले लंग के पार्ट हार्ट मौजूद होता है। कार्डियक नॉच एकोमोडेट्स द हार्ट। लेफ्ट लंग के पास हमारे पास कार्डियक नॉच होती है, दिस इज द कार्डियक नॉच, जो आपको एक कटेड सेगमेंट नजर आ रहा होगा, जो कि राइट लंग में मौजूद नहीं है, लेफ्ट लंग में मौजूद है। तो उसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट मौजूद होता है, दिस इज द स्पेस ऑफ द हार्ट, यहाँ पे हार्ट मौजूद होगा, दैट्स वाई लेफ्ट लंग हैज द कार्डियक नॉच। राइट लंग डिवाइड इनटू थ्री लोब्स बाय द ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिस्चर। राइट लंग के पास तीन लोब्स होते हैं। एक ये वाला लोब है जो कि ये लाइन डिवाइड कर रही है, अपर लोब। देन वी हैव मिडल लोब जो कि ये वाली लाइन डिवाइड कर रही है ऐसे, ठीक है। और देन वी हैव द लोअर लोब जो कि ये वाला लोब है। तो तीन लोब हो गए, दो लाइंस हो गई, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, जिसकी वजह से एक अपर वाला लोब है, एक मिडल लोब है और एक लोअर लोब है। दिस इज द एनिमेटेड वीडियो इमेज ऑफ द लंग्स, कि किस तरह लंग्स जो है वो इन्फ्लेट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। Okay, what is the alveoli? They are the actually respiratory surface. Alveoli are the main respiratory surface. Alveoli ही वो respiratory surface होते हैं जहाँ पे gaseous exchange होती है. Site for the gaseous exchange, human lungs have 300 million alveoli in both the lungs. दोनों lungs में हमारे पास 300 million alveoli होते हैं। इसका मतलब जो lungs हैं वो alveoli से ही बने हुए हैं। lungs में कोई खाली space मौजूद नहीं है, but lungs have the small globular sac-like structure. Sac means बोरी, बोरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्वुलाई। अबाउट 300 मिलियन एल्वुलाई इज प्रेजेंट बोथ द लंग्स। थिकनेस इज 0.0025 मिलीमीटर। जो एल्वुलाई की थिकनेस होती है वो 0.0025 मिलीमीटर होती है, उनका डायमीटर कितना होता है? 0.2 मिलीमीटर। एल्वुलाई आर कवर्ड इंटरनली बाय द लेयर कॉल्ड सर्फेक्टेंट। एल्वुलाई आर सप्लाइड बाय द ब्लड कैपिलरीज। एल्वुलाई एंड एल्वुलर कैपिलरीज आर हाईली कंप्लायंस। एल्वुलाई जो है वो कवर्ड होते हैं बाय द सर्फेक्टेंट, बिकॉज यहाँ पे गैसोस एक्सचेंज होनी है, तो गैसोस एक्सचेंज की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एल्वुलाई कोलैप्स कर जाए, इसलिए एल्वुलाई के इंटरनल लाइनिंग पे एक फ्लूइड होता है जो कि उसको सरफेस एरिया को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और वो फ्लूइड उसको लाइन करता है, दैट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट, ताकि गैसोस एक्सचेंज आसानी से हो सके, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम गैसोस एक्सचेंज कर रहे हैं फ्रॉम द माउथ, तो हमारे माउथ में भी सलाइवा मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारे पास गैसोस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। तो जब हमारा हलक खुश्क होता है तो हमसे सांस नहीं ली जाती, क्यों? क्योंकि हमारा हलक खुश्क हो चुका होता है, सलाइवा मौजूद नहीं होता, दैट्स वाई वी ड्रिंक द वाटर, ताकि हलक जो है हमारा वो वेट हो जाए। तो ये जो वेट होने की सलाहियत है ये हेल्प करती है गैसोस एक्सचेंज में, ताकि गैसोस एक्सचेंज आसानी से हो सके। So this layer of the fluid is called surfactant, which is present in the internal lining of the alveoli, ताकि gaseous exchange आराम से हो सके। Alveoli are supplied by the blood capillaries. Alveoli के पास blood capillaries होती हैं। Alveoli and alveolar capillaries are highly compliant, मतलब इनके पास सलाहियत होती है कि फूल भी सकती हैं और constrict भी हो सकती हैं। These are capillaries. Okay, this is the वेन जो कि हमारे पास आ रही है, पल्मोनरी वेन फ्रॉम द हार्ट। याद होगा आपको, हार्ट में मैंने पढ़ाया था पल्मोनरी वेन आती है हार्ट से, वो आती है एल्वुलाई के पास। एल्वुलाई के पास आने के बाद वहाँ पे आएगी, वहाँ गैसवस एक्सचेंज होगी, जो इनहेल मैंने एयर करी है उसकी ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर चली जाएगी, और जो इस एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आने वाला है वो इस ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, और ये फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्लड में आया है वो इस एल्वुलाई में आ जाएगा, और एल्वुलाई के जरिए वो वापस से उसी पाथवे से होता हुआ बाहर चला जाएगा, और मेरे माउथ से एक्सहेल हो जाएगा, मेरे नोज से एक्सहेल हो जाएगा। Surfactants, substance which internally lines the alveolar epithelium, which makes the moist surface area. Surfactant is a substance, a fluid, which internally lines the alveoli. This is the alveoli, ठीक है, और इसको इंटरनली लाइन कौन कर रहा है? ये सर्फेक्टेंट। ये लाइट ब्लू कलर की जो लेयर आपको नजर आ रही है, दिस इज अ सर्फेक्टेंट, जो कि इसको इंटरनली लाइन करता है ताकि इजीली हमारे पास गैसवस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। एल्वुलर टाइप 2 सेल्स, एल्वुलर में दो तरह के सेल होते हैं, एल्वुलर टाइप 1 सेल्स और एल्वुलर टाइप 2 सेल्स। तो एल्वुलर टाइप 2 सेल्स की बात, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सर्फेक्टेंट को रिलीज करें, ठीक है, which makes the moist surface area. Surfactant also reduces the surface tension, allow the easy diffusion of oxygen and carbon dioxide. Surfactant जो है वो reduce करता है surface tension को। सरफेस टेंशन क्या होती है? हर सरफेस पे एक टेंशन होती है जो कि उसको कोलैप्स करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को कम करता है और अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि एयर में से ऑक्सीजन एंटर हो सके ब्लड के अंदर, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो सके इनटू द एल्वुलाई।
अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पे हमारे पास एल्वियोलाई है, ठीक है, और एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज हैं, सही है। अब एयर एंटर हुई विद द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब क्या होगा, जो ब्लड कैपिलरीज आ रही होंगी उसमें ऑक्सीजन ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, दैट्स व्हाई इट कलर्ड ब्लू। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, आने के बाद जब वो यहाँ पर आएगा तो एल्वियोलाई की ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगी इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ये जो एयर अंदर एंटर हुई थी मेरे लंग्स के, और जो एल्वियोलाई के अंदर एंटर हुई है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जो ब्लड यहाँ पे आया उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। तो होगा क्या, एल्वियोलाई की जो एयर है उसका ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर चला जाएगा, और जो इस ब्लड के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा सारा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव कर जाए उसी सेम पाथवे से, जिस सेम पाथवे से हमारे पास ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर हुई है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल कर देते हैं हम लोग, बाहर एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड आया था वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, और वापस से चला जाएगा पल्मोनरी वेन के जरिए इनटू द हार्ट। पल्मोनरी आर्टरीज को लेके आती है, पल्मोनरी आर्टरी वो होती है जो हार्ट की तरफ से आती है, और पल्मोनरी वेन होती है जो उस ब्लड को वापस हार्ट के पास ले जाती है, ताकि हार्ट फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर सके। ओके, pleural membrane. The outer surface of each lungs and the adjacent internal thoracic wall are lined by the serous membrane called the pleural membrane. तो प्लूरल मेम्ब्रेन हमको क्या बताइए कि जो हमारे लंग्स को एक्सटर्नली लाइक कवर करती है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन की दो लेयर्स होती हैं, एक होती है विसरल प्लूरा और एक होती है पैराइटल प्लूरा। हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ द लंग्स। यहाँ पे हमारे पास दो प्लूरा हैं, जो आउटर आपको नजर आ रही है ब्लू लाइनिंग, दिस इज द प्लूरा। प्लूरा की दो लेयर्स होती हैं, एक होती है विस्लर प्लूरा और एक होती है पैराइटल प्लूरा। जो लेयर हमारे लंग्स के साथ अटैच होगी उसको हम कहेंगे विसरल प्लूरा, ठीक है। जो लेयर हमारे लंग्स के साथ अटैच है उसको हम कहेंगे विसरल प्लूरा, और जो लेयर विसरल प्लूरा के बाहर मौजूद है और जो अटैच हुई है विद द थोरेसिक वॉल हमारे रिब्स के साथ, उसको हम कहेंगे पैराइटल प्लूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आओगे दो लंग्स हैं, ट्रैकिया या ट्रैकिया बाइफरकेट हुआ इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद वो डिवाइड हुआ फर्दर इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई जिसको हम ब्रोंक्यूल भी कहते हैं। वो ब्रोंक्यूल फिर डिवाइड हो जाएंगे इनटू द टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स जो कि एंटर होंगे इनटू द एल्वुलाई। यहाँ पे हमारे पास एल्वुलाई मौजूद है जिसके अंदर ब्रोंक्यूल्स एंटर हो रहे हैं, और उस एल्वुलाई के पास ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं जो कि गैसवस एक्सचेंज करवाती हैं। राइट लंग और लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग के पास एक ही लाइन होगी जिसकी वजह से उसके पास दो लोब्स होंगे, एक अपर लोब और एक लोअर लोब, और लेफ्ट लंग के पास एक कार्डियक नॉच भी होगी, एक डिप्रेशन एरिया भी होगा जहाँ पे हमारे पास हार्ट मौजूद होगा। राइट लंग के पास हमारे पास दो लाइंस होंगी जिसको हम फिस्चर्स भी कहते हैं, एक अपर लाइन और एक लोअर लाइन, जिसकी वजह से जो राइट लंग है वो डिवाइड हो जाएगा इनटू द अपर लोब, मिडल लोब एंड द लोअर लोब। तो तीन लोब्स होते हैं राइट लंग में, दो लोब्स होते हैं हमारे पास लेफ्ट लंग में। प्लूरल कैविटीज, द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द सीरस मेम्ब्रेन लेयर इज कॉल्ड द प्लूरल कैविटी। जो दो मेम्ब्रेनस लेयर थी हमारे पास, एक विसरल लेयर विस्लर प्लूरा और एक पैराइटल प्लूरा जो बाहर की तरफ थी, उन दोनों लेयर्स के बीच में एक एरिया होता है, एक खाली एरिया होता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर हमारे पास फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो वो प्लूरल फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स को, ताकि हमारे लंग्स इजिली एक्सहेल के वक्त जो है वो एक्सपेंड हो सकें, और इनहेल के वक्त इजिली एक्सपेंड हो सकें, और एक्सहेल के वक्त इजिली कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। The pleural membrane produces a thin serous pleural fluid that circulates in the pleural cavity and acts as a lubricant, ensuring minimal frictional during the breathing. ताकि breathing के वक्त जो lungs हमारे expand हो रहे हैं तो ज़्यादा friction produce ना हो, ज़्यादा heat produce ना हो, और वो easily expand हो जाएं। Pleural effusion, pleuritis with too much fluid. एक disease होती है हमारे पास pleural effusion, उसमें क्या होता है जो प्लूरल कैविटी होती है इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्लूरल मेम्ब्रेन की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है उसके आगे आइटिस लगता है। तो प्लूराइटिस होता है विद टू मच फ्लूइड, उसके अंदर फ्लूइड इतना ज़्यादा भर जाता है कि लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह नहीं मिलती। जब लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह नहीं मिलेगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमारी प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है। इस प्लूरल इफ्यूजन को हम नमूनिया भी कहते हैं, क्योंकि नमूनिया में हमारे पास नमूनिया और प्लूरल इफ्यूजन थोड़ी सी डिफरेंट है। नमूनिया में होता क्या है कि हमारे एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, एल्वुलाई के अंदर तो फ्लूइड जमा हो जाएगा, या फिर ब्लड
एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसको हम नमूनिया कहते हैं। बट प्लूरल इफ्यूजन इज डिफरेंट। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है कि मोर फ्लूइड इज एक्यूमुलेट्स इन द प्लूरल कैविटी। जो खाली कैविटी बन रही थी बिटवीन द टू लेयर्स, विस्ट्रल प्लूरा और पैरेटल प्लूरा, उनके दरमियान जो कैविटी है उसमें नॉर्मली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड होता है, लेकिन अगर वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन। हाउ लंग्स वर्क्स। एयर एंटर्स योर लंग्स थ्रू द सिस्टम ऑफ पाइप्स कॉल्ड द ब्रोंकाई। एयर एंटर होगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से और एंटर हो जाएगी ब्रोंकाई में। द एल्वुलाई आर वेयर द इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ गैसवस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एयर एंड योर ब्लड। एल्वुलाई वो वाहिद जगह होते हैं जहाँ पे गैसवस एक्सचेंज होती है एयर के दरमियान और ब्लड के दरमियान। कवरिंग्स ईच एल्वुलस इज अ होल नेटवर्क ऑफ लिटिल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। उन ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। It is important that the air in the alveoli and the blood in the capillaries are very close together so that the oxygen carbon dioxide can move between them. ये बात ज़रूरी है कि एल्वुलाई के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं उनका डिस्टेंस कम हो और वो आपस में बिल्कुल करीब हों, चुपके भी हों, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ईजिली हो सके। एल्वुलाई का ऑक्सीजन आराम से हमारे ब्लड में जा सके और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड आराम से वापस से एल्वुलाई में जा सके। When you breathe in, air comes down the trachea and through the bronchi into the alveoli. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं और एयर को इनहेल करते हैं, तो एयर हमारे पास एंटर होती है ट्रैकिया के जरिए, ब्रोंकाई के जरिए इनटू द एल्वुलाई. The fresh air has lots of oxygen in it, and some of this oxygen will travel across the walls of the alveoli into your bloodstream. जो फ्रेश एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज इन कर जाती है इनटू द ब्लड. Traveling in the opposite direction is the carbon dioxide which crosses from the blood in the capillaries into the air in the alveoli and then into the breathe out. इसी तरह से एक अपोजिट फंक्शन भी होता है। जो ऑक्सीजन हमारे पास एंटर हुई है ब्लड के अंदर, इसी तरह से ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वापस से एंटर हो जाएगा इनटू द एल्वुलाई ताकि वो बाहर एक्सहेल हो जाए। इन दिस वे यू ब्रिंग इनटू योर बॉडी द ऑक्सीजन दैट यू नीड टू लिव एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वो भी फुलफिल हो जाती है और जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी बाहर एक्सहेल कर जाती है। ओके, हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास ब्रोंकियोल है। ब्रोंकियोल जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल बन के एंटर हुए इनटू द एल्वुलाई। एल्वुलाई में एयर स्पेसेस होंगी और चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होंगे, इनको हम कैपिलरी बेड भी कहते हैं। ठीक है, इन कैपिलरीज में ब्लड आ रहा होगा। अभी जो ब्लू वाली वेन है ये हमारे पास लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी दिस इज पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पे आने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ये रेड वाली जो है ये पल्मोनरी वेन है, ये वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को साथ ले जाएगी। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी के फंक्शन क्या है? सप्लाइज द बॉडी विद द ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस से ले जाती है। फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर, जो हम एयर इंस्पायर्ड कर रहे हैं उसको भी फिल्टर करेगी और वो कौन करेगी? नोज करेगी विद द हेल्प ऑफ सीलिया। प्रोड्यूसेस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय द लैरिंग्स। कंटेन द रिसेप्टर्स फॉर द स्मेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो कंटेन द रिसेप्टर जो कि हमें स्मेल में हेल्प करते हैं। रिड द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट। वाटर और हीट लॉस भी होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हेल्प्स टू रेगुलेट द ब्लड पीएच, और ब्लड का पीएच भी रेगुलेट होता है। व्हाट इज द पीएच? पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी हाइड्रोजन की तो भी रेस्पिरेशन के जरिए बाहर निकल जाएगी, और अगर कम हो जाएगी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनहेलेशन करेंगे ताकि हमारे पास हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ही मेंटेन रहे। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। इसमें दो साइकिल्स होती हैं। इनहेलेशन मतलब जो एयर है उसको इनहेल करना, इंस्पायर करना, ड्रॉ द गैसेज इनटू द लंग्स, और ताकि ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई हो सके, एल्वुलाई में ऑक्सीजन एंटर हो सके। व्हाट इज एक्सहेलेशन? अलाउ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपिरेशन, फोर्सेस गैस आउट ऑफ द लंग्स, ताकि जो गैस है उसको लंग्स से वापस निकाल सकें। कौन सी गैस? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है, अब वो वापस से एक्सहेल कर सकें। दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। Breathings. Lungs are sealed in the pleural membrane inside the chest cavity. लंग्स जो है वो सील्ड हुए होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, दैट इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन इनसाइड द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के अंदर। और एट द बॉटम ऑफ द कैविटी इज अ लार्ज फ्लैट मसल नोन एज द डायफ्राम इज प्रेजेंट। यहाँ पे डायफ्राम भी मौजूद होता है। इन्वॉल्व द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो ब्रीथिंग में हमारे पास टू मेन मैकेनिज्म होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर ब्रीथिंग को कंटिन्यू करूंगा यहाँ से और फिर फर्दर हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अभी आपने सुना वो आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। और अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फिजिकल क्लास में भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।